अस्सलाम वालेकुम साथियों, लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा सिद्दीका और लंदन से हमें ज्वाइन कर रही हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा ज्वाइन करने का। ये बताएं कि बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, 27वीं आईनी तरमीम भी आ गई है। आप प्लान कर रहे हैं शायद गाज़ा पाकिस्तान में फ़ौज को भी एज़ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजने के लिए। 27वीं आईनी तरमीम से बात शुरू करते हैं। हाउ डू यू सी व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ और उसके क्या इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, एक तो अली ये है कि एक चीज़ तो क्लियर है सताइसवीं आईनी तरमीम से कि उसमें आसिम मुनीर साहब ने अपनी फ़ौज के अंदर पोजीशन को कंसोलिडेट किया। बड़ी क्लियरली दूसरा ये है कि अपने ऑफिस को उन्होंने कंसोलिडेट किया है। और ये कि जो उनने सबसे जो काबिल गौर बात है कि उसमें उन्होंने कहा है कि उनको और इनके जो साथी हैं दो, यानी कि जो एडमिरल ऑफ द फ्लीट और एयर मार्शल जी एयर फोर्स, तीनों जो लोग इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान जिन्होंने रोल प्ले किए, एक तो ये है कि उनको इम्यूनिटी है फॉर लाइफ। जाहिर है एयर मार्शल और नेवल चीफ का तो इतना मसला नहीं, फील्ड मार्शल तो जो भी वो गुनाह और सवाब करते हैं उनका कोई ट्राई नहीं कर सकता। उनका जो टाइटल है वो कोई ले नहीं सकता अनलेस के पार्लियामेंट करे। अब पार्लियामेंट का मतलब ये है कि 2/3 मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी की बात नहीं, 2/3 मेजॉरिटी। तो ये जब कभी कोई ऐसी हुकूमत आई, जब कोई झटका लगा, जब कोई ऐसी तब्दीली आई जिसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने चेंज कर पाई और ले लिया, तो तब की बात है, तब का किस्सा है। और हमने देखा है कि पहले हुआ है, जैसे 18वीं आईनी तरमीम जो थे, उसने परवेज़ मुशर्रफ की जो पावर थी, जो कि वो आर्मी चीफ भी सर्व कर सकते थे, एट द सेम टाइम और प्रेसिडेंट भी थे। तो ताकत जो थी वो 18वीं तरमीम ने उनसे ले ली। 52 बी। जी। और फिर 58 टू भी हमने उसका रिवर्स होते देखा, लेकिन उसके लिए एक पाकिस्तान को ऐसा कौन-सा झटका लगता है या कौन-सी ऐसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जो कि जिसको मजबूरी जो कि फ़ौज की मजबूरी बन जाती है कि उनको स्पेस दें। तो जब फ्यूचर में कभी कोई ऐसा वक़्त आएगा, कब तक तो ये रिवर्स नहीं होती। लेकिन जो ज़्यादा काबिल गौर बात है, वो है जो 243 जिसमें उन्होंने अपनी पोज़ीशन कंसोलिडेट की है। अब ये क्यों हुआ? उसके 2 पहलू नज़र आते हैं। एक तो ये है कि जिसे कहते हैं ना कि ग्रेप वाइन की विस्पर, रूमर्स से हर कोई उँगली उठा रहा था, बात कर रहा था कि भई देखो, सारी परफ़ॉर्मेंस तो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एयरफ़ोर्स की थी। फील्ड मार्शल ये बन गए। वो अब इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया न कि चीफ ऑफ डिफेंस फ़ोर्स बन गए हैं। मतलब ये है कि तीनों फ़ोर्सेस को एक तरीके से जो नेशनल प्लानिंग है वो करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि आइंदा जो आने वाले सालों में जो भी नेवल चीफ होंगे या एयर चीफ होंगे, उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसमें भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का मशवरा होगा। पहले होता था कि इन दोनों सर्विसेज को कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराता। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की मैनूवरिंग हो के, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी जब प्राइम मिनिस्टर थे 17-18 में, तो उस ज़माने में जो एक नेवल चीफ बने थे अब्बासी साहब, मीर अब्बासी, वो उनके ट्राइब्समैन या उनके कोई दूर पार के जानने वाले, उनके कबीले के उनके रिश्तेदार, अब वो नहीं शायद हुआ करेगा, ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा आर्मी चीफ का। और दूसरी बात ये है कि जो कि अभी कल भी मैं डिप्लोमैट ने जो अमेरिका से निकलता है एक बच्चा, उसमें पढ़ रही थी। इसमें कहा कि जी सीडीएफ की जो पोजीशन है उससे ये होगा कि अमेरिका या और ममालिक के साथ जो कोऑपरेशन है, उनके साथ डीलिंग है,
उसमें जो है सीडीएफ को एक एज मिलेगा। अब ये नहीं मुझे मंतिक पता कि ये क्यों आर्ग्यू हो रहा है, क्योंकि एज आर्मी चीफ भी वो डिलीवर कर सकते थे, लेकिन जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है उसको लेके और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स है उसको लेके उन्होंने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया है। और उसके इम्प्लिकेशंस ऑफ कोर्स क्या होंगे इस पे आगे आपसे बात होगी, लेकिन ये है कि इसमें जो आर्मी चीफ की पोजीशन है वो बहुत एक सॉलिडिफाई हुई है, मजबूत हुई। सिनर्जी की बात हो रही है, जो इसके अहलकार हैं, हिमायतकार हैं इस तरमीम के, वो कह रहे हैं कि जी ये सिनर्जी क्रिएट करेगा, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर मई के अंदर जो हुआ, घंटों तक बातें करते रहे, कॉल्स होती रहीं एयर मार्शल और अब फील्ड मार्शल के दरमियान। तो ये जो रुकावटें हैं या जो इनकंसिस्टेंसीज हैं कमांड स्ट्रक्चर के अंदर, उनको ये क्लियर आउट कर देगा। देखिए, ये तो वही बात है कि आप मक्खी को मार रहे हैं तोप से। बात देखिए, बात ये है कि जो कॉल्स होती हैं अब भी आर्मी तो रन नहीं करेगी ना एयरफोर्स या नेवी को। मुझे आई एम प्रीटी श्योर कि आर्मी चीफ को तो ये भी नहीं पता कि गल्फ ऑफ ओमान कहाँ है और उस तक कैसे जाया जाता है, या नेवी के क्या इश्यूज है इतने, या एयरफोर्स के क्या इश्यूज है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सिनर्जी वाली बात बिल्कुल बकवास है, क्योंकि मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करती है और हिस्टोरिकली कभी भी आर्मी ने एज एन इंस्टीट्यूशन ऑपरेट नहीं किया, एयरफोर्स और नेवी ने तो किया है। आपकी 1965 की जंग की इत्तला पाकिस्तान नेवी को इंडियन रेडियो की ब्रॉडकास्ट से उनको इत्तला मिली कि जंग शुरू होगी। जैसे तो कारगिल की जंग हुई तो लास्ट एयरफोर्स ने जब सुना, ऊपर जब ये वो पेशरफ कर रहे, एयरफोर्स ने कहा कि यह है पिकिंग अप सिग्नल्स, तो कुछ मसला है, हम कुछ मदद कर सकते हैं। तो एयर चीफ पीकू मेहदी तो है, मार्शल चीपू मेहदी, तो उनको कह दिया कि नहीं 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 हैंडल करने की। फिर बम फटा, इंडिया से खबर आई तो इनको भी पता चला है चीफ और नेवल चीफ को। फिर उनको ऑप्स रूम बुलाया गया, उनको बताया गया कि भाई हमने ये किया है। और उस वक्त भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एयर चीफ और नेवल चीफ तो साथ खड़े ही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम तुमने हमें इत्तला ही नहीं दी तो हम क्यों तुम्हारे साथ खड़े हो, खड़े हो। बल्कि मैं एक और पॉलिटिकल आपको वाकया बताऊं कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी आ रहे थे बस के वाघा से, तो रात को इशाइया था, नवाज शरीफ ने बुलाया, तो परवेज मुशर्रफ ने कहा जी हमने नहीं जाना। हालांकि उस वक्त के जो नेवल चीफ थे कसी बुखारी, उनकी बहुत नियत थी कि जी इंडिया से कोऑपरेशन होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, लेकिन वो फिर आर्मी चीफ के साथ, तो दोनों सर्विसेज जो हैं वो अपना बॉन्ड तोड़ती नहीं है, सो एज एन इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करती है। और आज भी अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई जंग होती है, ये जो कम्युनिकेशन का इशू है ना, ये टेक्नोलॉजी का इशू है, टेक्निकल मसला है। नो, आप उसको कैसे इम्प्रूव करें, आप कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन कैसे बढ़ाएं, ये कमांड एंड कंट्रोल का मसला नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मक्खी को आप मार रहे हैं तोप से। ये मसला नहीं है कि जी अब जो है वो आप ज़्यादा इम्प्रूव तरीके से लड़ेंगे, उसी तरह लड़ेंगे। आप अगर कोई ऐसा मसला होता है तो आप कम्युनिकेट करेंगे और एयर चीफ को पूछेंगे, बताएंगे, कोई डिप्लॉय करना है, ये प्लान है। और जब आप एक प्लान बनाएंगे कि भाई हमने लड़ना है, जंग लड़नी है, राइट, तो उसके लिए आपकी एयरफोर्स और आपकी नेवी दोनों अपने प्लान बनाएंगी। सर्विसेज की अपनी अपनी डॉक्ट्रिन्स हैं, क्योंकि उनके कल्चर्स अलग हैं, उनका वर्क एनवायरनमेंट मुख्तलिफ है, आर्मी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो वो तो, और मैं समझती हूँ कि
आर्मी का एक फ्लॉ है कि उसको दोनों बाकी सर्विसेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपने देखे ना कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जहाँ के जॉइंट ट्रेनिंग होती, वो फोर्सेस होती, उसमें कितना परसेंटेज है जो कि एयरफोर्स और नेवी का है, बहुत कम कंपेयर टू दी आर्मी। और आर्मी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि मैं नहीं समझती कि कॉन्सेप्ट में कभी ये इशू बना है या बनेगा। फिर एक आपके यहाँ एक 1976 में जब चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चेयरमैन बना, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की गई, वो कोऑर्डिनेशन के लिए। अच्छा, अब ये जो हमायती हैं इस सिनर्जी वाली आर्ग्यूमेंट के, वो कहते हैं जी वो काम नहीं कर सकते। फिर सवाल उठता है क्यों नहीं काम रही? इसलिए कि 76 में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनी, 77 में मार्शल लॉ आ गया। जो प्रिंसिपल था इक्वालिटी का वही ख़त्म हो गया। मतलब कि बाकी दोनों सर्विस चीफ अटेंड करते थे मीटिंग जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की, और आर्मी की तरफ से क्योंकि प्रेसिडेंट आर्मी चीफ जो थे वो प्रेसिडेंट भी थे, तो 22 सीट किया करको, इक्वालिटी तो वहीं खड़ा हो गई ना। और उसके बाद जब मार्शल लॉ ख़त्म भी, तो आर्मी ज़ाहिर है बड़ी सर्विस थी, जॉइंट प्लानिंग होती थी। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि जनाब चूँकि ये न्यूक्लियर फ़ोर्स को भी करेंगे, देखिए न्यूक्लियर फ़ोर्स के लिए आप एक लेफ्टिनेंट जनरल अपॉइंट करने का सोच रहे हैं, जो कि पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अंडर होता था, जो कि आर्मी का ही जनरल होता था। 99 के बाद आर्मी का जनरल होता था। तो क्या ऐसी गैप्स हैं जो कि आप इस नए स्ट्रक्चर में फिल करना चाहते हैं? क्या है? मुझे नहीं समझ। तो फिर क्यों किया गया? वही अर्ज़ कर रही है ना कि एक तो प्रोबेबली इनको पसंद नहीं है ये बात कि लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए ये तो एयरफोर्स कर रही है, क्योंकि कल को कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कहेंगे देखो ये तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ सारी प्लानिंग का। अ, और ये इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। दूसरा मैं समझती हूँ कि आर्मी की एज एन इंस्टीट्यूशन एक एरोगेंट कि हम तो सबसे बढ़िया हैं। मतलब देखिए छोटी सर्विसेज वालों से उनको उन्होंने जब सवाल जवाब किया कि देखें एक ज़माने में जब 76 में बना जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तो एक अनरिटन प्रिंसिपल था कि बाय रोटेशन बनता था चेयरमैन। तो नेवल चीफ भी बने हैं, एयर चीफ भी बने हैं। तो ये शायद इनको 99 के बाद आर्मी को ये बात पसंद नहीं आई। तो अब ये टोटल कंट्रोल, वो कहते हैं हम तो 6 लाख हैं, 70,000 की एयरफोर्स है, 45,000 की नेवी है। इनका क्या काम है? हम ही हम हैं। मतलब कि ये बात इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि जी सारी प्लानिंग तो जीएचक्यू करता है। मैं ये समझती हूँ उससे बड़ी बकवास बात कोई नहीं है। क्योंकि हर सर्विस अपने इक्विपमेंट, अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्लानिंग करती है। वो भी करेगी, लेकिन आपने डोमिनेट कर दिया है। अ, और मैं समझती हूँ कि उससे उनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आएँगे। अ, और ये नहीं है कि जनाब चूँकि सीडीएफ बन गया है, तो एयरफोर्स अब बेहतर परफ़ॉर्म करेगी या नेवी बेहतर परफ़ॉर्म करेगी, क्या वो इत्तला नहीं देंगे? देखिए, एक चीज़ समझने की बात, नेवी का तो कल्चर ही बहुत मुख्तलिफ है। अनलाइक द आर्मी एंड एयरफोर्स जो कि छोटी वॉर्स के लिए प्लान करती है, नेवी हमेशा लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड वॉरफेयर के लिए करती है। तो फ़र्ज़ करें क्वारंटीन हो जाता, या फ़र्ज़ करें ब्लॉकेड हो जाता है, या डिफेंस के लिए, राइट? तो इन चीज़ों के लिए लंबी जंग, फिर यू नो मेन हमारा जो नेवी का रोल है वो हमेशा से डिफेंसिव ही रहा है। कोस्ट लाइन का डिफेंस, अपनी जो वाटर्स हैं पाकिस्तान की 12 नॉटिकल माइल्स उस तक करना या उससे बाहर करना। हमारा कोई ब्लू वाटर नेवी का हमारा कभी भी
नहीं था, वी हैड अ ब्राउन वाटर नेवी, Close to the coastline. कोस्ट टू द कोस्ट लाइन, मेनली डिफेंसिव वो। अब सिलसिला ये है कि लेकिन प्रोट्रैक्टेड वॉरफेयर, Right. Long term, यानी कि टीवी. राइट? अब बात है कि ये कंसेप्चुअली बहुत मुख्तलिफ। एयरफोर्स अगेन टेक्नोलॉजिकली, और दोनों एयरफोर्स एंड नेवी जो का जो फर्क है आर्मी से, वो ये है कि दोनों लेबर इंटेंसिव से ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव सर्विसेज। इक्विपमेंट इनका महंगा होता है, इनके जो इनको जो वेपन्स चाहिए बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत के हैं, मिलते भी हैं। अभी पाकिस्तान ने फ्रिगेट और ये है, इस किस्म की चीज़ें। एयरफोर्स जो है वो J-17, फिर J-10Cs, एंड इट्स अ बेटर परफॉर्मिंग सर्विस। तो आर्मी जो है ये तो टोटली ग्राउंड ऑपरेशन करती है, और हमेशा आर्मी ने एयरफोर्स को देखा है इन ग्राउंड सपोर्ट रोल्स। एयरफोर्स की अपनी इमेजिनेशन है, बट वो कभी ट्रांसलेट होगी या नहीं होगी, मैं नहीं समझती कि CDF की वजह से कोई ऐसा कोई खातिर खा फर्क पड़े। पॉजिटिवली फर्क पड़ेगा. जो परफॉर्मेंस है वो करेंगे। आप इट्स इंटरेस्टिंग कि आप इसको आर्मी और एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आप बात कर रही हैं, मगर ऑन द ग्राउंड जो बातें हो रही हैं वो तो फर्द वाहिद की हो रही हैं कि ये एक पर्सन स्पेसिफिक डिसीजन थी. आप किस तरीके से इसे देखते हैं? देखिए, पर्सनल पर्सन स्पेसिफिक भी है, लेकिन ओवरऑल ये आर्मी के इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन कर रही है। तो इसके अंदर ये अच्छी बात है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और हिमायत तो मौजूद है. बिल्कुल बिल्कुल है। अ, बल्कि इट्स नॉट कि भाई फील्ड मार्शल साहब को वो चाहिए था तो फिर हमने एक्विएस करके दे दिया. ये इंस्टीट्यूशनल एक डिमांड थी. बल्कि कोई आज से 1.5-2 साल पहले साहिर शमशाद मिर्जा कहीं छोटी सर्विसेज के किसी इंस्टीट्यूशन में गए, तो वहाँ उनसे बात हुई, लोगों ने बात की रोटेशन की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स। तो वो खासे खपा हुए, मैं कहा तुम लोगों का साइज क्या है, हमारा साइज है। तो ये इंस्टीट्यूशनल एरोगेंस है। और देखिए, इसका फायदा भी आगे आने वाले आर्मी चीफ को भी है, क्योंकि अब आर्मी चीफ कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस क्लास, अब ये एक ऑफिस नया क्रिएट हो गया है ना, जो कि जोड़ दिया गया है आर्मी चीफ के साथ। कोई भी एयर चीफ या कोई भी एडमिरल ऑफ द फ्लीट ख्वाब नहीं देख सकता कि वो कभी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स बन गए। देखिए, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एक कमेटी थी जिसमें तीनों सर्विसेज इक्वल थी। अब वो इक्वालिटी आपने खत्म कर दी, वो पर्चा ही फाड़ दिया। सो आने वाले सालों में इसकी एक ही बेनिफिशियरी सर्विस है, वो है दी आर्मी। तो इस फर्द वाहिद ने इसको इंस्पायर किया है, लेकिन इसका फायदा एक सर्विस को है। कुड यू फोरसी दिस? अगर आपसे कोई कहता है कि ये होने वाला है 3 साल पहले या 2 साल पहले, तो आपके जहन में ऐसी कोई चीज थी क्या? मैं आपको बताऊं, जिस वक्त गुफ्तगू शुरू हुई थी 27वीं अमेंडमेंट की, 27वीं अमेंडमेंट के जब हो रहा था, बहुत छुपा के सारा कुछ हुआ, किसी के पास कोई ड्राफ्ट नहीं था। जाहिर है, ड्राफ्ट किसके पास होता, उन्हीं के पास होता। तो अ, हर कोई ये सोच रहा था कि जी इसका फोकस जो है वो NFC होगा, नेशनल फाइनेंस कमीशन। क्योंकि बहुत ज़मानों से जो स्पेशली आर्मी चीफ्स जो हैं, जनरल बाजवा ने भी इसका जिक्र किया, कियानी भी शाकी थे, जनरल कियानी ये भी थे कि भाई 18th अमेंडमेंट में वो जो प्रोविंसेस को पावर दी गई है फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वापस भी गए वगैरह वगैरह। तो सबको ये सोच रहा था कि NFC इसका मेन होगा। किसी को ख्याल नहीं था कि 243 इन के जब तक बिलावल भुट्टो की वो पहली ट्वीट नहीं आई, जिसमें हमने जिक्र किया, जिसमें उस वक्त उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट को पावर मिलेगी, तब भी समझ नहीं आ रही थी कि करने क्या जा रहे हैं। लेकिन 3 साल पहले किसी को अंदाजा नहीं था
एक ज़माने में मैं आपको बताती हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में एक बहुत गुफ्तगू चली थी आर्मी ने कि भाई ये जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी क्या फ़ायदा है, इसको फारिग कर दो, ये वो। अब जो डिज़ाइन है उसके मुताबिक तो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीएचक्यू में आ जाएगा। जीएचक्यू सारी जॉइंट प्लानिंग करेगा। अ, और मतलब कि मसलन अ, आपकी एक न्यूक्लियर जो फोर्स का जिसकी जो कमांड थी वो तो एक आर्मी जनरल के पास थी, मेजर जनरल होता था। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस आर्मी का जनरल होता था और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स के अंडर होता था, राइट? अब वो आप जीएचक्यू में ले आए ना, उससे आपकी तो कोऑर्डिनेशन तो पहले ही थी एंड इट्स अ मेजर पॉलिटिकल डिसीजन कि इफ यू हैव टू स्विच टू व्हिच ईयर। मैं समझती हूँ कि जियो पॉलिटिकली आपके यहाँ डिसीजन मेकिंग में स्पेस कम होना जो है वो मैं समझती हूँ कि आपको कम टाइम देता है सोचने के लिए एंड इट बिकम्स मोर डेंजरस, More pressing. प्रेसिंग एंड देयरफॉर डेंजरस। लेकिन ना वही शख्स जो कि कन्वेंशनल वेपन्स इस्तेमाल कर रहा है वो डिसाइड करता है, उसके अंडर है न्यूक्लियर फोर्स एंड अगर वो डिसाइड करता है टू डिप्लॉय तो अब हम ये तो ना सोच के चले ना कि भी आप करेंगे तो अगले भी करेंगी, अगले भी जिसे कहते हैं ना चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठेगी। सो स्पेस कम हो जाती है एंड दीज स्पेसेस आर नेसेसरी टू बाय टाइम इन अ व्हेन ये साइलो डिसीजंस की जो आप बात कर रहे हैं। हाँ जब व्हेन द गोइंग गेट्स टफ एंड रफ तो उस वक्त आपको टाइम चाहिए थोड़ा सा सोचने के लिए, ठंडा होके एक फैसला करने के लिए। ये जो सारी सिनर्जी की बातें हैं इस न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में ज़रूरी है सिनर्जी, बट मेरा आर्ग्यूमेंट है कि सिनर्जी ऑलरेडी थी। ये नहीं था कि जी एयरफोर्स आपकी कहीं और जा रही है, नेवी आपकी कहीं और जा रही है, किसी और बात पे कर रहे हैं। आप खुद देखें ना, अ, ये जब हुआ जब वो हुआ पुलवामा बालाकोट, जी, राइट? तो एयरफोर्स ने रिस्पॉन्ड किया, नहीं किया? बिल्कुल। किया ना। वो आए, उन्होंने अक्रॉस बियॉन्ड विजुअल रेंज बालाकोट पे मिसाइल्स फेंके। आपने रिस्पॉन्स आपके जहाज गए और जहाँ स्पेसिफिक टारगेट्स हैं उन पे करके पुल बैक, राइट? आपकी एयरफोर्स खड़ी थी, एक जहाज इंडियन जो है मार गिराया, अभिनंदन। अभिनंदन, यू नो जो जो उसकी रेडार जैमिंग वगैरह हुई ना, तो वेयर इज द गैप? अभी भी आप ये देखिए कि जो 4 दिन का द गैप वाज द लीडर। वो जो उनको अब मिला है और ये बेसिकली पीएमएलएन पीपल्स पार्टी ऑल से दैट वी डिडंट हैव एनीवन लाइक द फील्ड मार्शल। देखिए बात ये है कि आपको आप कोई भी आर्गुमेंट देना एक कमजोर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जस्टिफाई कर सकती है ना, और क्या कैसे। इस मौजू पे बात करेंगे। पहला पार्ट इस एपिसोड का अपने इख्तिताम को पहुंचा। आई होप यू लाइक इट। दूसरे पार्ट के अंदर हम बात करेंगे आईएसएफ के ऊपर, जो गाजा का इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, इंडिया को लेकर और जो पॉलिटिकल डायनामिक्स की तरफ आयशा ने इशारा किया है। आप लोग क्या समझते हैं बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ आयशा के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।